अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। टेम्पो हाई के आज के एपिसोड में हम मुलाकात करेंगे उसामा हमीद से, जिनकी हाल ही में एडिट की हुई किताब द कल्चरल साइड ऑफ इस्लाम आई हुई है। पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। और अपने इस टॉक की शुरुआत में मैं आपसे चाहूँगा कि इसके बारे में एक थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें। अस्सलाम वालेकुम। टेम्पो हाई का बहुत बहुत शुक्रिया इस किताब का इंट्रोडक्शन अपने चैनल पर लाने के लिए। असल में ये किताब जो है मद्रास में, यानी जो आज का चेन्नई है, वहाँ पे एक ज़माने में आज़ादी से पहले एक लेक्चर सीरीज़ ऑन इस्लाम चल रही थी। तो उसमें बहुत उस ज़माने के जो बड़े बड़े उलमा थे और स्कॉलर्स थे उनको बुलाया जाता था और वहाँ पे उनसे सालाना ये सीरीज़ थी और उनमें एक लेक्चर का सीरीज़ रहता था जिसमें 6, 7, 8 जैसा हो, वो लेक्चर करवाए जाते थे। और वो लेक्चर जो है बहुत आला दर्जे के एकेडमिक और बहुत इंटेलेक्चुअल किस्म के लेक्चर होते थे। आपको याद होगा कि अल्लामा इकबाल की एक बहुत मशहूर किताब है जिसको रिकन्स्ट्रक्शन कहते हैं, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इस्लामिक थाट। तो वो एक्चुअली वो उस सीरीज़ के लेक्चर ही हैं जो उन्होंने वहाँ पे दिए। उसको बाद में किताबी शक्ल में ले आए और उसको काफ़ी मशहूर हुआ वो, और एक पूरी इज्तिहाद की बहस उससे छिड़ी। इसी तरह सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह, उनका पहला लेक्चर हुआ था वहाँ पे, और वो सीरत पे उनका लेक्चर था। और आज तक माना जाता है कि वो जो एक समझ लीजिए एक नॉलेज का एक सोर्स बन गया और आज भी लोग उससे इस्तेफ़ादा करते हैं। उसमें ख़ास बात ये थी कि उस ज़माने में वहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज़ का एक काफ़ी काम चल रहा था, तो उसके अगेंस्ट मुसलमानों को एक हौसला फ़राहम करने के लिए वो सीरीज़ की गई थी। उसी सिलसिले में सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह का भी खुतबा मद्रास बहुत मशहूर हुआ है और उसमें उन्होंने ये बताया कि आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में मुसलमानों का लाहे अमल क्या होगा, इस सिलसिले में खुतबा था। तो उसी में आगे बढ़ के फिर बल्कि मौदूदी साहब से पहले प्रोफेसर मोहम्मद मारमडुक पिकथाल को इन्होंने बुलाया। पिकथाल साहब जो है एक ब्रिटिश सिटीज़न थे और मिडिल ईस्ट में अपने सफ़र के दौरान इन्होंने इस्लाम कबूल किया, इस्लाम की जो तालीमात है उससे मुतासिर हुए और फिर एक गहरा मुताला किया। और आप समझिए इस तरह की इतना गहरा मुताला किया इन्होंने कि फिर बाद में कुरान मजीद का तर्जुमा इंग्लिश में किया, और वो तर्जुमा आज भी बहुत आला सतह का, आला किस्म का माना जाता है और उसको एक एज ए रेफरेंस इस्तेमाल किया जाता है कि अगर अंग्रेज़ी में जो इंग्लिश तराजिम है उसमें कुरान का तर्जुमा देखना है तो पिकथाल का तर्जुमा देखिए। और वो एक तरह की शेक्सपियरियन जो इंग्लिश है क्लासिकल, उसमें उन्होंने तर्जुमा किया है। तो ये सीरीज़ में इस्लामी कल्चर पे इन्होंने गुफ्तगू की है। शुक्रिया। इसमें जैसे एक कल्चर जो उन्होंने बयान किया है, तो चूँकि मैं समझता हूँ कल्चर बहुत ही जियोग्राफिकल नेचर होता है, तो इसमें इन्होंने किस तरीके से इस्लाम के जो कल्चर को बयान किया वो किस तरह से? जी, ये इस इनके खुतबात की ये बहुत ही खुसूसी बात है कि कल्चर को इन्होंने कल्चरली और आर्ट फॉर्म या लैंग्वेज इससे हट के इन्होंने देखा है। एक तो ये कि बहुत एकेडमिक किस्म की इन्होंने गुफ्तगू की है। दूसरे ये कि कल्चर कैसे जनरेट होता है, कहाँ से पैदा होता है, कुछ बेसिक वैल्यूज़ होती हैं जहाँ से कल्चर डेवलप होता है, इस पे बहस की उन्होंने। तो इस्लाम की बेसिक वैल्यूज़ को ले आए हैं कि कहाँ से हम डेवलप करते हैं। तो आप देखिए जो इसमें 8 चैप्टर हैं उनको अगर आप देखेंगे तो बहुत वाइड स्प्रेड इन्होंने एक मीनिंग लिया है कल्चर का। उसमें ब्रदरहुड भी है और जेंडर का इशू भी है, जेंडर का डिस्कशन भी किया है इन्होंने। फिर उसमें एक आइडियल इस्लामी सिटी कैसे डेवलप होता है उसकी बात की है, ब्रदरहुड की बात की है। तो एक बहुत वाइड स्प्रेड इसमें कल्चरल डिस्कशन आया है। इसमें एक चीज़ और इन्होंने, जो पहला मेरा इसका हिस्सा है उसमें इन्होंने रिलीजन पे पहले ज़्यादा बात करी जी, तो उसको बेस बनाना क्यों उन्होंने ज़रूरी समझा? देखिए इस्लाम तो रिलीजन ही है और बिना इस्लामी जो रिलीजियस डिस्कशन, थियोलॉजिकल डिस्कशन है जिसको हम शरिया कह सकते हैं, शरिया पे डिस्कशन, उसके बिना तो आगे बात चल ही नहीं सकती। जो कल्चर होता है वो एक तरह का वैल्यूज़ का ही जो होता है मैनिफेस्टेशन होता है। तो जब हम शरिया पे बहस करते हैं, शरिया के में जो जड़ें हैं किसी कल्चर की, उसको जब बहस में ले आते हैं तो उसके बाद फिर उसका मैनिफेस्टेशन सामने आता है, तो वो आना है। और इसमें देखिए बहुत एक बुनियादी बहुत अच्छी बात मैं आप लोगों के सामने पेश करूँगा कि इन्होंने ये बताया है कि जब राइज़ एंड डिक्लाइन की बात की है मुसलमानों के, तो उसमें ये एक समझिए कि उस ज़माने के एतबार से बहुत ही एक मॉडर्न थाट थी और बहुत एडवांस थाट थी कि शरिया पे जो मुसलमानों ने शरिया को 2 हिस्से में बांट दिया। एक दुनियावी जो शरिया के अहकाम थे उसको, और एक जो दीनी अहकाम थे। तो दीनी अहकाम पर तो अमल करते रहे, लेकिन जो दुनियावी अहकामात थे, पिकथाल का कहना है कि उसको मुसलमानों से ज़्यादा वेस्टर्न कंट्रीज़ ने अपनाया और उन्होंने जब उन दीनी अहकामात पे अमल करना शुरू किया तो वहाँ पे तरक्की हुई। तो मुसलमानों के साथ ये प्रॉब्लम रही
कि उन्होंने इसको आधी ये, शरिया पे अमल किया, आधी जो को छोड़ एक दिया। नया चलता है इस्लामिसिटी जिसे बयान किया जाता है, इस्लामिसिटी उसको मतलब जो आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड में लिया जाता है कि बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर इस्लाम तो नहीं है जी बट उसके रूल्स वहाँ लगाए गए हैं, अलग अलग करप्शन वगैरह तमाम चीज़ों हर चीज़ों पे, और वो ये देखा गया है कि उस जो इंडेक्स तैयार किया गया है उसमें जो सबसे ऊपर जो मुस्लिम कंट्री आती है वो 46 पोजीशन पे आती है। जी तो जी क्या ये उसी का नतीजा है कि उन्होंने जी जी डाटा बेशक बेशक, ये इसी का नतीजा है कि जब कोई चीज़ बाहर से थोपी जाएगी तो हमेशा जो है नॉन प्रोडक्टिव होगी। कोई चीज़ जब इंटरनल चेंजेस डेवलप होती है तो हमेशा प्रोडक्टिव होती है। वो इंट्रिंसिक जो चीज़ जी, एक इंट्रिंसिक चीज़ होती है। इसमें जो ये आखिरी चैप्टर से पहले जो इन्होंने रिलेशन ऑफ सक्सेस के बारे में बात की जी है, तो आज के दौर में जी हाँ, अब देखिए ये लेक्चर्स 1927 में हो रहे हैं जी और 1927 में एक आदमी जो कि मुसलमान अभी हुआ है नया नया, और वो हिंदुस्तान का रहने वाला नहीं है, लेकिन उसने दीन को कुरान के ज़रिए से समझा है। और वो जब जेंडर पे बहस कर रहा है तो ये जो हिंदुस्तानी रिवाज है या मुस्लिम रिवाज जिसको हम कहते हैं आम तौर पे घरानों का जो होता है, उसको ब्रेक करते हुए वो जो कुरान का एक रूल रेगुलेशन है और कुरान से जो इल्म आ रहा है उस पर बात कर रहा है। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, ख़ास तौर से विमेंस के बारे में, उसको उन्होंने ब्रेक किया है। और मैं फिर कहूँगा कि उस ज़माने में ये बहुत रिवोल्यूशनरी बात थी कि आप ये कहें कि नहीं, चेहरे का पर्दा नहीं होता है, इस्लाम में चेहरे का पर्दा नहीं है, बल्कि लोकल जो कस्टम्स है उसकी वजह से ही किया गया है। तो इस लिहाज से भी किताब मैं समझता हूँ कि हम लोग पढ़ना चाहिए। और ऐसा हुआ है कि इस किताब से बहुत सारी थॉट्स बाद में स्कॉलर्स ने उठाई हैं, और उस ज़माने में थिंकर्स के लिए शायद ये लेक्चर्स बहुत ही एक रोशनी की तरह काम किए हैं। तो इनका जो आखिरी चैप्टर है द सिटी ऑफ इस्लाम, इसके बारे में कुछ देखिए, जब एक पूरा कल्चर डेवलप हो जाता है तो वो ऑटोमेटिक जो एक इसमें, हाँ, एक चीज़ जो चीज़ें कहने की हैं उनमें बहुत एक अहम बात यह है कि इसमें पॉलिटिकल कॉनोटेशन नहीं है। जो सिटी ऑफ इस्लाम की बात की है, ज़ाहिर है इस्लाम पॉलिटिकल रूल्स भी देता है, लेकिन यहाँ पे किसी इस्लामिक सिटी या इस्लामिक स्टेट की उस तरह बात नहीं की जा रही। सिटी ऑफ इस्लाम का बात इस तरह से है कि ऑटोमेटिक जब फॉलो करने से इस्लाम के जो तालीमात है उसको फॉलो करते हुए जब एक माशरा डेवलप होता है तो वो किस तरह से सामने आता है, इसकी बात की गई। तो इसको एडिट करने में आपका सफ़र कैसा रहा? ये बहुत ही, मैं कहूँगा कि एक सीखने वाला सफ़र था और इसमें मैंने बहुत कुछ सीखा। और पहला ये काम था जब मैंने इंग्लिश ज़बान में एक एडिटिंग का काम किया, लेकिन चूँकि तहरीक का काम था, मुझे दिया गया था, और मेरी खुशकिस्मती है कि इतने बड़े स्कॉलर्स का काम मैं रिवाइज़ किया, और उसमें ज़ाहिर है कोई ऐसी ख़ास गलतियाँ तो नहीं थी, एक छुटपुट जो छोटी मोटी हो जाती हैं ग्रामर की, चूँकि लेक्चर्स हैं और उनको फिर किताबी शक्ल में ले आना है और थोड़ी लैंग्वेज पुरानी है कहीं पर, तो उन चीज़ों को थोड़ा बहुत एडिट करके अल्लाह का शुक्र है कि ये प्रोडक्ट आप लोगों के सामने है। तो इस किताब को क्यों पढ़ना चाहिए, आपके लिए क्यों लगता है ऐसा? देखिए, कल्चर एक ऐसा इशू है जो हमेशा से डिस्कशन में रहा है, और आज के ज़माने में ये पूरा डिबेट जो है बहुत ज़्यादा रिलेवेंट हो गया है। जबकि वैल्यूज़ का आप देख रहे हैं कि पासदारी नहीं रखी जा रही है, मोरालिटी का एक डिग्रेडेशन है, तो उसमें, और यही नहीं, पॉलिटिकल लेवल पे एक कल्चर की बहुत बड़ी डिबेट है। यानी आप समझिए कि एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात की जा रही है और कल्चरल हेजेमनी के तहत बात की जा रही है। और तो इसमें इस्लाम किस तरह का कल्चर प्रमोट करता है और दुनिया को किस तरह से देखना चाहता है। इस्लाम चूँकि एक दीन है और वे ऑफ लाइफ है, तो वो भी अपना एक से रखता है, और हमारे पास भी एक इमेजिनेशन है कि हम दुनिया को कैसा देखना चाहते हैं और हम दुनिया को क्या दे रहे हैं। तो एक इस्लामी कल्चर एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर दुनिया के सामने पेश किया जाए और एकेडमिक वे में पेश किया जाए तो दुनिया का इसमें काफ़ी भला हो सकता है, और लोगों के लिए एक बेहतरीन ज़िंदगी जीने का तरीका हम पेश कर सकते हैं और एक अच्छा माहौल फ़राहम कर सकते हैं। तो एक ये चूँकि डिस्कशन हमेशा रहा है, डिबेट रही है, तो इस पूरी डिबेट में इस्लामी पर्सपेक्टिव से ये किताब एक इजाफ़ा है। चूँकि पहले ये किताब मौजूद रही है और बीच में किसी वजह से नहीं आ सकी, तो फिर से उस डिबेट को ज़िंदा करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ये किताब एक मुफीद सोर्स हो सकती है। तो आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, और फिर से बहुत 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 शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपसे ऐसे ही काम लेता रहे इंशाअल्लाह। और आप सभी नाज़रीन का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।